हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम संधि पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वर संधि के आपको 5 भेद बताए, जिसमें हम दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी विसर्ग संधि और 3 संधियां हम पढ़ चुके थे। यण संधि तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इसको हम रिवाइज करेंगे और फिर आगे की संधियों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। हम संधि पढ़ रहे थे और संधि क्या होता है, जहां पर दो वर्णों का मेल होता है वह आपका संधि कहलाता है। संधि के आपको 3 भेद हमने बताए थे और 3 भेद संधि के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि जहां दो स्वरों का आपस में मेल होकर के उस वर्ण में विकार आ जाता है, शब्द में विकार आ जाता है, वह आपका स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि के भी यहाँ 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ आप स्वर संधि के कुछ भेद पढ़ चुके हैं। तो दीर्घ संधि क्या होती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे अ धन आ हो जाता है, अ और आ हो जाता है, अ और आ और आ होता है, आ धन आ आपका आ होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग संधियों को हमने यहाँ पर पढ़ा था और इसके उदाहरण भी मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, ए और ई के मेल से। अब देखिए, इन सबको हमने नोट में भी पढ़ा था। ठीक है, इन सब के उदाहरण को हमने नोट में भी पढ़ाया था। तो आइए यहाँ से ही हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं अभी तक। आपने संधि पढ़ा कि संधि जहाँ पर दो वर्णों का आपस में मेल होता है वह संधि कहलाता है। जैसे रमाधन ईस रमेश हो जाता है, तो यहाँ आ और ई के मेल से आपका ए हुआ है, ए का स्वर यहाँ आया है, तो ये आपका रमेश हुआ है। ठीक है, और फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो देखिए, हमने यहाँ संधि के आपको भेद बताई: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और जहां दो स्वर आपस में मिलते हैं वहां स्वर संधि आपका होता है। स्वर संधि को हमने पढ़ा था, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पर धन अधीन, पराधीन, तो यहाँ पर दो स्वर आपस में जुड़े हैं, तो ये आपका स्वर संधि है। इसका पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। तो यहाँ हमने कहा यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। नियम आपको लिखाए थे, ठीक है, कि ह्रस्व क्या होते हैं? अ, ए और उ, और दीर्घ आपके आ, ई और उ, ये आप जानते हैं। तो यहाँ नियम क्या थे? अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो हमेशा आ हो जाता है। इ या ई के बाद यदि इ या ई आए तो वो ई हो जाता है। ओ या ऊ के बाद दोबारा से ओ या ऊ आए, कुछ भी आए, वो हमेशा ऊ हो जाता है। तो सभी के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर आ जाता है। पहचान क्या है? जब भी आप के पास कोई उदाहरण दिया जाए तो आप दीर्घ स्वर को पहचान सकते हैं। कैसे? जहां आपको बीच में आ दीर्घ स्वर दिखे। ठीक है, जैसे आ है दीर्घ स्वर है, फिर आ है दीर्घ स्वर है, फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी आ है तो दीर्घ स्वर है, आ है तो दीर्घ स्वर है। तो पहचान भी आपकी इसी तरह से होगी। यहाँ आपको हमने डिटेल में नियम भी लिखाए थे। फिर दूसरा, ओ या ऊ के बाद ओ या ऊ आए तो हमेशा ऊ हो जाता है, और ए या ई के बाद इ या ई आए तो वो ई हो जाता है। तो पहचान, ई आया दीर्घ स्वर, ई आया तो दीर्घ स्वर। तो देखिए, नारीश्वर में यहाँ बीच वाला जो वर्ण है उसमें बड़ी ई आया है, तो ये भी आपका दीर्घ स्वर बता रहा है। यहाँ पर भी देवीच्छा में भी ई आया है, तो ये भी आपका दीर्घ स्वर है। तो ये इस तरह से इसकी पहचान भी आप शब्दों को देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओ। और देखिए इसी तरह से अनुदीत, यहाँ पर उ आया है दीर्घ स्वर,
उ आया है दीर्घ स्वर, फिर आपका धू में उ आया है तो दीर्घ स्वर, और भू इसमें भी उ आया है तो ये भी आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ संधि हो गई। दूसरा आपका गुण संधि है। अ या आ के बाद यदि इ या ई आए या ओ या उ आए या री आ जाए तो क्रमशः इनके मेल से ए ओ और अर हो जाता है। अ और आ जब इ या ई से मिलते हैं तो वो आपका ए हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह ओ या आ के बाद ओ या उ आए तो वो ओ हो जाता है, ठीक है। और ओ या आ के बाद यदि री आए तो वो अर हो जाता है, ठीक है। तो ये नियम आपको लिखाए थे, आप चाहे तो अगर नहीं लिखा है तो आप दोबारा से इसे नोट कर सकते हैं। चलिए गुण संधि के आपको उदाहरण बताए तो देखेंगे आप यहाँ पर ए आया तो ये आपका गुण संधि, ठीक है। ए आया तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका गुण संधि, ठीक है। बीरो ओ, क्योंकि देखो गुण संधि में ए आता है, ओ आता है और अर आता है। इसी तरह से ओ आया है, ओ आया है, फिर यहाँ पर आप गंगोरमी इसमें भी ओ आया है, तो इन सब में आपका गुण संधि है, ठीक है। फिर ओ के बाद री आया तो अर हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो देवधन ऋषि देवर्षि वर यम इसमें अर का स्वर आ रहा है। महर्षि तो महर्षि में भी हर्षि हर में अर का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये भी आपका गुण संधि है। तो शॉर्ट में आपको बताया था कि दीर्घ संधि की पहचान आप शब्दों को देख करके कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कभी भी बीच वाले स्वर जो आपका स्वर वो वर्ण है उसमें आ ई या उ आ जाए तो वो आपका दीर्घ स्वर या दीर्घ संधि, और गुण संधि के केस में ए ओ और अर हो जाता है। तो आप शब्दों को देखकर भी पहचान सकते हैं। आगे दीर्घ संधि में आपने, गुण संधि में आपने यहाँ पर परमेश्वर, तो ये आपको उदाहरण कराए थे, ठीक है। वृद्धि संधि में आपका इसके बाद नेक्स्ट तीसरा संधि था वृद्धि संधि। यदि ओ या आ के बाद ए या आई या ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आय अव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ए ओ या आ के बाद ए या आई आए तो हमेशा आई आएगा, ओ या औ आए तो औ ही होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे हमने यण संधि के बारे में भी आपको बताया था, तो आइए यहाँ पर यण संधि के बारे में भी हम पढ़ते हैं। विधि संधि के बाद हमने यण संधि भी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसके बारे में भी आपको नियम लिखाए थे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यण संधि, और यदि इ या ई के बाद ओ या उ आए अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो इ ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर आपका र हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इ या ई के बाद अ आए तो य हो जाएगा, आ आए तो या हो जाएगा, या उ आए तो यू हो जाएगा। इसी तरह से यू अब आप समझ गए होंगे, ए आए तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है आपके आ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका यण संधि था। तो इसमें भी आपने उदाहरण पढ़े हैं इसके, ठीक है। तो ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पर आपको इसके सारे उदाहरण आपने पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए आज नेक्स्ट जो आपका संधि है अयाधि संधि, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अयाधि संधि, अयाधि संधि। अब अयाधि संधि में क्या लिखेंगे कि यदि पहले शब्द के अंत में
यदि पहले शब्द के अंत में, यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या क्या बात हुई कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या आए, ए आए, तो और दूसरे शब्द के अंत में ए आई ओ औ आए और दूसरे शब्द के अंत में कोई अन्य स्वर आ जाए, तो क्या होगा? तो ए का अय हलंत के साथ है, ओ का अच्छा ए के बाद आपका ठीक है आई का ले लेते पहले, आई का आई हलंत के साथ, ये भी ए का आय, आई का आय, ओ का अव, ओ का अव हलंत के साथ और औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या चीजें, ए आई ओ और औ। यदि ए आई ओ औ पहले शब्द के अंत में हो, ध्यान देना है ये पहले शब्द के अंत में हो और दूसरे शब्द के आरंभ में क्या हो, अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो जो ए है इसका आई, आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे इतना नोट करेंगे, उदाहरण के लिए जैसे से धन अन, से धन अन, इसकी संधि करनी है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, स्वर संधि की बात कर रहे हैं। से में किसका स्वर है, से में स्वर है ए का। और देखो यहाँ हम क्या कहते हैं कि जब भी आप संधि करते हो तो दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर अंतिम वर्ण तो पहला ही वर्ण है, सेम वही वर्ण है, एक ही वर्ण है, तो यही अंतिम है और यही आपका प्रथम है। ठीक है,
तो अंतिम वर्ण का में यदि ए आए, आई आए, ओ आए, औ आए और उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो हमने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है कि यदि ए धन स्वर आ जाए, कोई सा भी स्वर, तो आय क्या होता है, आय, आय धन स्वर, तो क्या हो जाएगा, आय, फिर ओ धन स्वर, तो ये आपका अव, और अव धन स्वर, तो ये आपका हो जाएगा आव। और देखो ये हलंत है सब में, है ना, ये आपके सब में हलंत है। चाहे तो आप इसको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर दें। तो ये जो है आपके अयादि संधि के नियम हैं, ठीक है, कि यदि ए के बाद स्वर आए तो अय हो जाएगा, ठीक है, ए के बाद स्वर आए, आई के बाद स्वर आए तो आए, ओ के बाद स्वर आए तो औ के बाद स्वर आए तो आओ हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण के लिए क्या लिखा है, से, शे धन अन, ठीक है। अब क्या कहा, इसमें कौन सा स्वर है, इसमें ए का स्वर है और इसके प्रथम स्वर यहाँ पर अ है ना, प्रथम यहाँ पर अ है, तो हमने क्या कहा, क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अय, अय, तो ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है, ये पहले अय हो जाता है। तो क्या होगा, इसको आप कैसे जोड़ेंगे बच्चों, देखो जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इससे आपका आधा सौ अलग हो जाएगा और ए अलग हो जाएगा और धन इसमें अ। अब इस ए को तो आपने इधर ले लिया, तो अब यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, अयब स बचा, वो भी स्वर रहित। अब इन दोनों के मेल से तो आपका अय हो गया, तो इसमें क्या जुड़ेगा, आधा श धन य, आधा स धन अय, अय। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सय, सय, और इतना जोड़ने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा, स य न, सयन, ठीक है। दूसरा उदाहरण, गय धन अक, तो इसमें अय है और इसमें अ है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, आय धन, आ, आय, और इसको आगे आप गौ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गा, य धन अ, गायक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यक, गायक, गा, गाय, गायक, उच्चारण आ रहा है गाय, ठीक है, गायक। एक और उदाहरण, भो धन अन, भो धन अन। अब देखिए भो में क्या है, ओ है और इसमें क्या है, अ है, और इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, अव, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे, भ में आपका ओ जुड़ेगा, भो, भ,
भ इसके साथ अ जुड़ेगा और व न, भवन। ठीक है। पौ धन अक, तो इसमें आपका कौन सा स्वर है? औ का स्वर है, धन अ। और हमने क्या कहा कि औ के बाद यदि स्वर आ जाए तो वो आपका आव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये आपका पहले इसमें स्वर रहित प बचेगा, फिर यहाँ आपका आव होगा, तो क्या हो जाएगा? प में आ जुड़ेगा, पा व क, तो पा व क, पावक। पौ धन अक, पावक। तो ये थे आपके अयादि संधि के कुछ उदाहरण, जल्दी से इन्हें नोट करें आप। इसके बाद हम स्वर संधि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, स्वर संधि के हमने सभी भेद पढ़ लिए हैं। पहला आपका दीर्घ संधि, फिर आपका गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, और फिर आपका यहाँ पर अयादि संधि। तो अयादि संधि में पहले शब्द के अंत में ए, आय, ओ, अव और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, आई का आय और ओ का अव और अव का आव हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये नियम है, ये तो नियम है, ये नियम है, और ये आपके उदाहरण के लिए सई से धन अन। तो देखो स, इससे हम जब स्वर निकालते हैं तो ए का स्वर निकलता है और ए धन अ आपका क्या हो जाता है? ए धन आपका स्वर अ है, तो ये आपका अय बनाता है। ठीक है, तो अब ये आपका सयन हो गया है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हमने यहाँ पर दिए हैं, चलिए नोट करिएगा इसे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं व्यंजन संधि। दूसरा भेद है संधि का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जिस प्रकार से जब हमने स्वर की बात की थी तो हमने क्या कहा कि दो स्वर आपस में जुड़ते हैं और इससे जो है जो विकार आ जाता है वह आपकी स्वर संधि कहलाती है ना। जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों ही वर्ण आपके स्वर के केस में आपके दोनों ही वर्ण आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन संधि क्या होती है? दोनों ही व्यंजन होते हैं या कुछ और भी होता है? तो इसमें देखिए एक छोटी सी परिभाषा लिखिएगा कि किसी व्यंजन का स्वर से जब किसी व्यंजन का स्वर से स्वर का व्यंजन से स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है।
तो मेल होता है या फिर मेल होने पर, या मेल होने पर उत्पन्न विकार को मेल होने पर उत्पन्न विकार को या मेल होने पर जो परिवर्तन आता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या मेल होने पर जो विकार आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, वह मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है या कहलाता है। वह आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। तो जब कोई व्यंजन, अब कहने का मतलब क्या है, स्वर में तो हमने कहा स्वर ही जुड़ेंगे, लेकिन व्यंजन में क्या कहा कि जब कोई व्यंजन, किसी व्यंजन का स्वर के साथ, किसी स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है वह आपका व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा, यहाँ व्यंजन और स्वर की बात की है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन संधि, के प्रकार। तो व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, या व्यंजन और स्वर का व्यंजन और स्वर का मेल। पहला प्रकार है व्यंजन और स्वर का मेल। दूसरा प्रकार है स्वर और व्यंजन का मेल। स्वर और व्यंजन का मेल। और तीसरा यहाँ पर है व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले हमने कहा व्यंजन और स्वर का मेल। उदाहरण के लिए व्यंजन और स्वर जैसे जगत और ईश, जगत धन ईश मिल करके जगदीश बनाते हैं। अब मैं आपको नियम बाद में बताऊंगी, यहाँ सिर्फ हम उदाहरण समझेंगे, फिर सारे नियम हम पढ़ने वाले हैं कि इनसे मिल करके क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये त हलंत के साथ है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है। इसमें आपका ये त व्यंजन है और ये आपका स्वर है ई।
तो एक व्यंजन और एक स्वर मिला है यहाँ पर, ठीक है, व्यंजन और स्वर यहाँ पर मिला है, तो ये आपका क्या हो गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि त व्यंजन, इस तरह से भी आप लिख सकते थे कि त व्यंजन धन ई स्वर, ये त व्यंजन है और ई आपका यहाँ पर स्वर है। स्वर और व्यंजन का मेल, आ धन छा छादन, तो क्या हो जाएगा, आ छा दन, आ छा दन। ये तो संधि हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि मेल किसका हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका स्वर है और ये आपका क्या है, व्यंजन है। तो इन दोनों के मेल से जो है आपका यहाँ पर संधि हुआ है, इन दोनों के मेल से यहाँ पर संधि हुई है। और तीसरा है आपका व्यंजन का व्यंजन के साथ सम धन गत, सम धन गत, इससे आपका संगत संधि हुई है और इसमें आपका व्यंजन है और इसमें भी आपका व्यंजन है, तो दो व्यंजनों के मेल से यहाँ पर संधि हुई। तो व्यंजन संधि के 3 प्रकार हैं, जिसमें आपका पहले प्रकार में व्यंजन और स्वर का मेल होता है, जैसे कि जगत धन ईस में त आपका व्यंजन है और ई आपका स्वर है। स्वर और व्यंजन का भी मेल होता है, आ धन छादन आच्छादन, तो यहाँ आ आपका स्वर है और छ आपका क्या है, इसे हम व्यंजन ले लेते हैं, ठीक है, स्वर नहीं लेते हैं, छ लेते हैं। सम धन गत, तो यहाँ सम में ये स्वर रहित मोह है, तो ये आपका व्यंजन है और इसमें ग का व्यंजन लेते हैं, तो दोनों मिलकर के संगत बनाते हैं। अभी नियम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें आप परेशान ना हो कि ये कैसे हुआ, त और ई मिलकर के आपका ई कैसे हुआ, तो ये हम सारे नियम अभी पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत, इसके अंदर ही पढ़ेंगे सब चीज, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है, रखना है कि व्यंजन संधि के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें आपका पहले केस में आपका व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, दूसरे केस में स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है और तीसरे केस में व्यंजन और व्यंजन का मेल हो सकता है। तो 3 प्रकार की यहाँ पर हमने व्यंजन संधि पढ़नी है। अब जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपने आ और ये जो छ स्वर रहित है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चौ कहाँ से आया, ठीक है, तो और ई के मेल से ये दी कैसे आया, ये नियम से हमें पता चलेगा। और देखो म यहाँ स्वर रहित है और ग आपका स्वर सहित है, तो इस दोनों से भी हमने क्या लिया, व्यंजन ही लिया। और ये जो है ना आपका, ये आपका संगत कैसे हुआ, इन सब के लिए हमें व्यंजनों के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पढ़ना पड़ेगा। उन नियमों को पढ़ने के बाद हम सारी चीजें समझ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे फिर हमें ये चीजें आएंगी। अभी तो हमें बस यही ध्यान रखना था कि व्यंजन संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका व्यंजन और स्वर मिलता है, स्वर और व्यंजन मिलता है और व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, ठीक है, ये 3 चीजें सीखनी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डालिएगा आप कि व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन
संधि के व्यंजन संधि के नियम। हमने हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण पढ़े हैं, 5 वर्ग पढ़े हैं, जिसमें क वर्ग था, ठीक है। उसके बाद क वर्ग के बाद आपका च वर्ग, च, त, त और प। ये 5 आपके हिंदी वर्णमाला में आपने 5 वर्ग पढ़े हैं और इन वर्गों के नाम इनके प्रथम वर्ण के आधार पर ही रखा गया है, ठीक है। अब जो पहला नियम है वो इन वर्गों पर आधारित है और आप जानते हैं हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इनसे ही आधारित यहाँ पर 5 नियम हैं। चलिए पूरा लिख लेते हैं। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ हम अ आ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं जिनको उनके प्रथम वर्ण के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। और जो पहला नियम हम पढ़ेंगे ना, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रथम क वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण कौन सा है, तब तक हमें ये नियम भी नहीं पता चलेगा। इसलिए ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, सेकंड, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी, ये सेकंड वर्ण है, ये थर्ड वर्ण है, ये आपका फोर्थ वर्ण है, ठीक है, और ये आपका फिफ्थ वर्ण है, ठीक है। तो ये 5 वर्ण हैं। पहला नियम इन 5 वर्णों, इन 5 वर्गों के 5 वर्णों पर आधारित है, ठीक है। इसलिए अब इसको आप याद कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको नियम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आपको स्वर संधि के भेद बताए और स्वर संधि के सभी भेद हमने पढ़े। साथ में हमने व्यंजन संधि स्टार्ट किया है। व्यंजन संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहले आप व्यंजन और स्वर को जोड़ते हैं, फिर दूसरा आप स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं और तीसरा व्यंजन और व्यंजन को जोड़ते हैं। लेकिन इन संधि के जो प्रकार हैं वो कुछ नियमों पर आधारित हैं। वो नियम हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।